हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है आज के सेशन में। और हम लोग जेएआईबी एमसीक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल डी की। आज हम लोग क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे पीपीवी में। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए, फटाफट क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अगर हम बात करें तो हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं और एथिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जेएआईबी सीईआईबी बाय अरविंद सर, और या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दें, जो हमारी क्लासेस होती हैं, जो हमारी क्लासेस होंगी यूट्यूब पर, कहां पर, यूट्यूब पर, है ना, यूट्यूब पर, वो आपको पहले मिलेगा मॉड्यूल डी। क्या मिलेगा? मॉड्यूल डी की क्लासेस मिलेंगी, फिर मॉड्यूल सी की क्लासेस, है ना, मॉड्यूल सी की क्लासेस मिलेंगी, फिर आपका मॉड्यूल ए और बी मिलेगा, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इनको अरेंज कर दिया है मॉड्यूल ए और बी के फॉर्म में, यानी आपके जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, और सी और डी आप छोड़ ना दें, इसलिए पहले डी और सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि ये चीजें मिस ना हो जाए। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा दोस्तों अपने पढ़ने का, और इसी क्रम में हम अपने एमसीक्यूज को यूनिट वाइज कवर करते चलेंगे, और वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का ये है, एट अ मिनिमम द आइटम लिस्टेड इन आरबीआई गाइडलाइंस शुड बी डिस्क्लोज्ड। तो आपको बताना है कि एट अ मिनिमम कौन कौन से वो आइटम है, जो कौन सा वो आइटम है जो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मतलब डिस्क्लोज करना होता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हमारा डिस्क्लोज होता है। बट एट अ मिनिमम द आइटम लिस्टेड इन आरबीआई गाइडलाइंस दैट इज नोट टू अकाउंट। आपको नोट टू अकाउंट यानी नोट्स टू अकाउंट, अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं, जो भी आपने मेथड्स यूज किए हैं, या जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में हम नहीं बता पाए, उसको आप नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहां पे हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है दोस्तों, नोट्स टू अकाउंट्स को हम लोग यहां पे आंसर क्लिक करेंगे। देखो, at a minimum the item listed in the RBI guidelines should be disclosed in the notes to account। यानी ऐसे आइटम्स जो आरबीआई की गाइडलाइंस में लिस्टेड हैं उनको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, तो बैंक में मेक मोर कंप्रिहेंसिव डिस्क्लोजर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड इफ दे बिकम सिग्निफिकेंट एंड एड इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो बैंक के लिए क्या कहा गया है कि बैंक जितना ज्यादा कंप्रिहेंसिव डिस्क्लोजर करेगा, देन द मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इफ दे बिकम सिग्निफिकेंट, अगर वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, एंड एड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो मदद करेंगे किसी भी व्यक्ति के द्वारा या यूजर के द्वारा जब वो फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म या बैंक को वो जानना चाहता है, तो यहां से उसको जानकारी मिल जाएगी। तो बैंक सेल डिस्क्लोज क्या लिखा, कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस पीरियड एंड ऑल्सो फॉर नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे की बात करें। मिस्टर आर के, आपने देखा होगा, आपको कुछ केसेस दिए गए थे, केस स्टडीज स्टोरी बेस दिए गए थे, उस पर आपको एथिक्स की बात करनी थी। तो मिस्टर आर के एन एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट बैंक, मिस्टर आर के प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय हैं, सेंट अ क्रिटिकल एंड डैमेजिंग ईमेल अबाउट द बैंक्स मैनेजमेंट यूजिंग द ऑफिशियल मेल आईडी। इन्होंने अपने ऑफिशियल मेल आईडी से बैंक के मैनेजमेंट के बारे में कुछ क्रिटिकल और डैमेजिंग मेल कर दी है। द कंटेंट ऑफ द ईमेल कंटेंट सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड द बोर्ड मेंबर्स। इस मेल में इन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया, किसके खिलाफ? जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं या बोर्ड मेंबर्स हैं उनके खिलाफ। सो व्हाट वुड बी द बैंक हैव डन द प्रिवेंट सच अनएथिकल बिहेवियर। दो केस हैं, अगर मिस्टर आर के ये प्रूफ कर दें, मिस्टर आर के ये क्या कर दें, प्रूफ कर दें कि भाई ये एलिगेशन हमने जो लगाए उसका ये प्रूफ है, ठीक, तो ये एथिकल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनसाइडर मतलब सॉरी विसल ब्लोइंग के तहत आ जाएगा। लेकिन अगर आर के प्रूफ नहीं कर पाए, इनके पास अगर कोई भी एविडेंस नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? तो उस केस में ये अनएथिकल हो जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा। और जब ये अनएथिकल हो जाएगा तब बैंक क्या डिसीजन लेगा? प्रोवाइड आरके विद एविडेंस सपोर्टिंग हिज एलिगेशंस, है ना, आरके को एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। इग्नोर द ईमेल एज इट वाज सेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल ईमेल आईडी। ऑफिशियल मेल आईडी से गई है तो इसको इग्नोर किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट आरके
फॉर हिज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिल्कुल सही है। अगर आरबीआई के द्वारा, आरके के द्वारा ये अनएथिकल बिहेवियर किया गया है, अनएथिकल अगर बिहेवियर है, तो आरके के खिलाफ एक मतलब सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती दोबारा कोई और ना दोहराए। तो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट आरके फॉर हिज एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, तो लिखा इग्नोर द एलिगेशन, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है। ठीक, अब ये कहानी में क्या था, एक आरके थे, इनको मीटिंग में भेजा गया टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ, और जब ये मीटिंग से आए तो इन्होंने एक ईमेल कर दिया अपने 3 दोस्तों को ऑफिशियल ईमेल से, और उसमें एलिगेशन लगा दिया कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो हमारा बोर्ड मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनएथिकल हैं, है ना, और मतलब सही काम नहीं कर रहे या उनको नॉलेज नहीं है। ठीक, उन 3 दोस्तों में से किसी एक ने जाके अपने डिपार्टमेंट हेड को शिकायत कर दी कि भैया ऐसी ऐसी एक एलिगेशन आया है। डिपार्टमेंट हेड ने इंक्वायरी सेट कर दी आरके के खिलाफ। जब इंक्वायरी सेट हुई तो आरके से कहा गया कि आप एविडेंस दे दीजिए। ये एविडेंस नहीं दे पाए, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दूसरे लोग भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरे लोग कहते हैं तो आप ईमेल कैसे कर देंगे, तो जब आप एविडेंस नहीं दे पाए तो ये अनएथिकल हो गया, और बैंक ने फिर इनसे क्या कहा कि आप 3 दिन के अंदर या तो रिजाइन कर दो या हम टर्मिनेट कर देंगे। तो इन्होंने बैंक को क्विट कर दिया। ठीक, ये एक पूरी कहानी है जो आपकी किताब में दी गई है। ठीक है दोस्तों, नाउ तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो सी हो जाएगा। तो बैंक शुड हैव टेकन एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट आरके फॉर सेंडिंग अ डैमेजिंग ईमेल यूजिंग हिज ऑफिशियल ईमेल आईडी। एथिकल बिहेवियर रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी एंड consequences for the unethical action as mentioned in the case study. So by taking action, the bank can maintain the integrity of its code of ethics and prevent similar incident in the future. ठीक है दोस्तों, a bank employee is found to be using the bank's official computer and internet connection. ठीक है, बैंक का जो एम्प्लॉय है वो कहीं ना कहीं बैंक का कंप्यूटर और इंटरनेट यूज कर रहा था अपने साइड बिजनेस के लिए ऑफिस में बैठ के। He uses the company's resource during the office hours to manage his personal business. वो ऑफिस के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है अपनी पर्सनल एक्टिविटीज या पर्सनल बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। Which ethical violation is depicted in the case? इसमें कौन सा एथिकल वायलेशन हुआ है? पहला, डीलिंग विद प्रोप्रिएटरी डेटा। डीलिंग विद प्रोप्रिएटरी डेटा का मतलब है कि कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा जो डील इन्होंने सेल कर दिया। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, अपने ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करना। इनसाइडर ट्रेडिंग, जब अंदर की बात बाहर लीक की जाती है। एक्सेप्टिंग ब्राइट, यानी आपने रिश्वत ली, तो यहां पे आप अपने पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग होगा, तो आपका आंसर जो लगेगा वो लगेगा अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, सो द एम्प्लॉय यूज ऑफ द बैंक्स रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन ड्यूरिंग ऑफिस आवर इज एन अब्यूज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन। दिस बिहेवियर गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रॉपर यूज ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि आप बैंक एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन अप्रूविंग लोन एंड क्रेडिट एप्लीकेशंस। मान लीजिए कोई क्रेडिट ऑफिसर है, क्या है दोस्तों, कोई क्रेडिट ऑफिसर है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई क्रेडिट ऑफिसर है जो कि लोन अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, लोन को अप्रूव कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, लोन एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, अप्रूव, क्या कर रहे हैं, अप्रूव्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड कर रहे हैं, ठीक है, अप्रूव्ड कर रहे हैं। ठीक, लोन एप्लीकेशन को अप्रूव्ड कर रहे हैं। He demand a certain amount of money from loan application in exchange for speeding up the loan approval process, which ethical violation is depicted in the case। तो इन्होंने क्या किया, एक अमाउंट मांग लिया कि हम आपका लोन जल्दी अप्रूव कर देंगे, आप हमें क्या दे दो, एक अमाउंट दे दो। तो ये अमाउंट क्या है, ये तो रिश्वत है, और रिश्वत है तो एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बिल्कुल इजी है। एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इज द करेक्ट आंसर, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स इज द करेक्ट आंसर। तो कितना इजी है, अगर आपने पढ़ा है, थ्योरी को पढ़ा है, तो आप बढ़िया से परफेक्ट आंसर मतलब टिक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने कंसेप्ट को, अपने सिलेबस को कवर नहीं किया, तो कुछ क्वेश्चन तो आप देख के लगा दोगे टिक, ये वाला क्वेश्चन देख के लगा दिया, लेकिन इसके पहले वाला था वो उतना आसान नहीं है ना, या जहां पे थोड़ा सा भी उन्होंने इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया तो वहां पे हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, नाउ तो यहां पे आंसर क्या हो गया, द एम्प्लॉय डिमांड फॉर मनी from loan applicants in exchange of favorable treatment amount to accepting bribe। तो वो चाहता है कि लोन एप्लीकेंट का लोन फटाक से अप्रूवल हम कर देंगे, बट इसके लिए आप हमें क्या दे दो, रिश्वत दे दो। दिस बिहेवियर इज अनएथिकल एंड इलीगल
as it involve using one's official position for personal gain and compromising the fairness of the loan approval process। यानी जो बैंक ने अपने एथिकल कंडक्ट में क्या रखा है, फेयरनेस होना चाहिए, ईमानदारी से सब, मतलब फेयरनेस के साथ जो सिस्टम है उसके पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जाइए, है ना। लोन अप्रूवल होना चाहिए, फेयरनेस, लोन या क्रेडिट अप्रूवल में, लोन या क्रेडिट अप्रूवल में फेयरनेस होना चाहिए, उसको इन्होंने क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया, फेयरनेस को क्या कर दिया, वायलेशन कर दिया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक इज अवेयर दैट क्लाइंट्स अकाउंट इज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए। कोई बैंक है और बैंक में एक एम्प्लॉय है, बैंक में क्या है दोस्तों, एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है जो थोड़े से ऊंचे पद पे है, उसको सब जानकारी होती। तो इनको पता चला कि बैंक का एक क्लाइंट है और इस क्लाइंट का जो अकाउंट है वो एनपीए होने जा रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर होने जा रहा है। ठीक, ये अभी इंफॉर्मेशन बैंक में ही है, पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, बट दिस इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन पब्लिकली अनाउंस्ड, अब इसको अनाउंस नहीं किया गया। द एम्प्लॉय यूज दिस इनसाइडर इंफॉर्मेशन, अब ये जो अंदर की खबर थी, टू सेल स्टॉक ऑफ द कंपनी, यानी या तो इसने, मिस्टर ए ने इस कंपनी के स्टॉक खरीद रखे थे या इनके किसी फ्रेंड ने खरीद रखे थे, उनके पास ये खबर पहुंचा दी कि ये कंपनी एनपीए होने वाली है, तो इसके स्टॉक सेल कर दो। एसोसिएट्स विद द अकाउंट बिफोर द एनपीए अनाउंसमेंट, तो आपको पहले ही सेल करना है कि ये कंपनी एनपीए अनाउंस हो जाए उसके पहले सेल कर दो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल वायलेशन यहां पे डिपिक्ट किया गया है, तो यहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, अंदर की सूचना को बाहर लीक किया गया है, अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर पब्लिक में लीक किया गया है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक के बीच में नहीं जानी थी। इससे क्या होगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो फटाफट शेयर बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे कंपनी को और लॉस हो जाएगा, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, डन है। So in this case, employee is using non-public information to make a stock trading decision, which is a form of insider trading. Insider trading involves trading in securities based on material non-public information. SEBI has issued rules against insider trading to ensure fairness and integrity in the securities market. ठीक है दोस्तों, fairness यानी ईमानदारी और सत्यता को बनाए रखने के लिए ईसू ने, सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं, किसके रिगार्डिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला सारन, क्या लिखा है, सरन अनंता। ठीक है, सरन अनंता अ टीम लीड, सरन अनंता एक टीम लीड है, एक्चुअली पहले वो समंथा लग रहा था। ठीक, तो सरन अनंता एक टीम लीड है। नोटिस दैट हर कलीग्स माइक हैज बीन टेकिंग क्रेडिट फॉर द वर्क डन बाय जूनियर टीम मेंबर्स, यानी जूनियर जो भी काम करते हैं उसका क्रेडिट कौन ले लेते हैं, माइक। ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, सरन अनंता कर रहे हैं। माइक इज वेल लाइक्ड बाय द अपर मैनेजमेंट, माइक को ऊपर का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो ये जो सरन अनंता है, इज कंसर्न दैट confronting him could damage her own standing within the company। तो सरन अनंता को कंसर्न क्या है कि जो माइक है उनकी इमेज क्या हो रही है, उनकी इमेज कंपनी में खराब ना हो जाए। सो व्हाट शुड समंथा या सरन अनंता डू, क्या करेंगे, तो सरन अनंता शुड इग्नोर द सिचुएशन एज इट इज बेनिफिशियल फॉर द टीम टू हैव वेल लाइक मेंबर इन अपर मैनेजमेंट। ठीक है, सरन अनंता शुड कन्फ्रंट, अब यहां पे जो लिखा है समंथा लिखा है लेकिन वो आर है। ठीक है, समंता कह दो, तो समंता शुड कन्फ्रंट माइक प्राइवेटली एंड आस्क हिम टू गिव प्रॉपर क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। तो सरन अनंता माइक को लेके जाएंगे अलग अकेले में और उनसे बताएंगे कि भाई जिसका जो क्रेडिट है उसको आप प्रोवाइड करो। ठीक, सरन अनंता शुड क्लेम सम ऑफ द वर्क एज हर ओन टू लेवल द प्लेइंग फील्ड। सरन अनंता शुड रिपोर्ट माइक टू ह्यूमन रिसोर्स विदाउट कन्फ्रंटिंग हिम। तो इनका कहना है कि सरन अनंता जो भी माइक का है वो एचआर को बता देंगे बिना इनको बताए। तो यहाँ पे जो सही केस है वो यही है कि सरन अनंता अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये किससे कहेंगे, माइक से, कि माइक जिनका ये क्रेडिटेड ड्यू है उनको आप क्रेडिट प्रोवाइड कर दो। केस तो यही बनेगा, एथिकल केस। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। So ethical reasoning suggests that one should take action
दैट अपहोल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। अगर कोई भी व्यक्ति कोई एक्शन ले रहा है तो इंटीग्रिटी और फेयरनेस के साथ एक्शन होना चाहिए, यानी पहले उसको इन्फॉर्म तो कर दो तब तो आप एक्शन लो। सो टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क इज ब्रीच ऑफ एथिकल कंडक्ट। अगर आप दूसरे का क्रेडिट खुद ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ब्रीच है एथिकल कंडक्ट का। किसका दोस्तों? एथिकल कंडक्ट का ब्रीच है। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर आ जाता है रिया शर्मा इज डेडिकेटेड प्रोफेशनल हु कंटिन्यूली सीक टू अचीव कैरियर माइलस्टोन। तो एक रिया शर्मा मैम है और वो प्रोफेशनल मतलब अपने जो प्रोफेशनल उनका काम है उसमें लगातार वो मेहनत कर रही हैं और करियर में अलग अलग माइलस्टोन को वो अचीव कर रही हैं। सी ऑफन सेट एम्बिशियस गोल फॉर हर सैलरी। वो हमेशा एम्बिशियस हैं अपनी सैलरी के रिगार्डिंग, प्रमोशन के रिगार्डिंग और पर्सनल एसेट्स के रिगार्डिंग। सो रियाज फोकस ऑन हर कैरियर क्या लिखा? एस्पिरेशन फिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द बिगर देन द सेल्फ हायरार्की। तो बिगर देन द सेल्फ हायरार्की हमने पढ़ी है और उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब, अपनी ग्रोथ, अपने एसेट्स के लिए सोचता है तो वो सेल्फ में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? सेल्फ में। तो सबसे पहले वो सेल्फ के बारे में सोचता है। किसके बारे में? सेल्फ के, भैया हमारी नौकरी हो, सब कुछ हो। फिर इसके बाद आता है परिवार का नंबर, जैसे अपने बच्चे, स्पाउस, इनके बारे में सोचता है तो वो फैमिली आ जाता है। फिर क्या? फैमिली। ठीक है, फैमिली आ जाता है। फिर फैमिली के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? फिर आ जाता है आपका कम्युनिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? फैमिली के बाद कम्युनिटी आ जाता है। फिर आपका रिलीजन आ जाता है, फिर सोसाइटी, फिर ग्लोबल कॉसेस। तो सेल्फ इंडिविजुअल जनरली आर बिजी विद देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल अचीवमेंट्स। दे कीप रिवाइजिंग देयर गोल लाइक सैलरी, एसेट्स, प्रमोशन एक्सेट्रा टिल द एक्टिव पार्ट ऑफ देयर लाइफ हैज एंडेड। ठीक है दोस्तों। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बिगर देन द सेल्फ? क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है? तो सबसे पहले एक नंबर पे तो सेल्फ आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सेल्फ आएगा। फिर नंबर 2 पे फैमिली आएगा। क्या आएगा दोस्तों? फैमिली आएगा। फिर क्या आएगा? कम्युनिटी आएगा। क्या आएगा? कम्युनिटी। क्या आएगा? कम्युनिटी आएगा, कम्युनिटी आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? रिलीजन। क्या आ जाएगा? रिलीजन आ जाएगा। रिलीजन के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका 5वें पे आ जाएगा, रिलीजन है सोसाइटी, सोसाइटी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा। और इसके बाद आपका आ जाएगा ग्लोबल कॉज, है ना, 6वें पे आ जाएगा ग्लोबल। क्या आ जाएगा? ग्लोबल। अब ये आपकी हायरार्की है। तो सेल्फ नंबर 1 पे चारों जगह है, फैमिली नंबर 2 पे चारों जगह है, कम्युनिटी नंबर 3 पे। तो आपका बी गलत, सी गलत। ठीक, कम्युनिटी आपका है। फिर रिलीजन, रिलीजन सोसाइटी आपका डी गलत। आपका आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सेल्फ बिगर देन द सेल्फ जो हमारा एक कंसेप्ट है उसके तहत सबसे पहले सेल्फ आता है, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी, रिलीजन, सोसाइटी और ग्लोबल कॉजेज आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ सो देयर इज अ हायरार्की बिगर देन द सेल्फ इन विच ह्यूमन बीइंग जनरली थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के पर्पस के बारे में सोचता है तो वहां पे एक हायरार्की काम करती है बिगर देन द सेल्फ। ठीक है। सो सेल्फ सबसे पहले आता है, फिर फैमिली आता है, फिर कम्युनिटी आता है, रिलीजन आता है, सोसाइटी आता है और फिर ग्लोबल कॉजेज आ जाते हैं। ठीक है। नाउ अगला पॉइंट, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ रेमेडी फॉर अनएथिकल बिहेवियर। अनएथिकल बिहेवियर की कुछ बहुत सारी रेमेडी दी गई हैं, हमने अपनी क्लास में भी आपको पढ़ाया है। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपना फाउंडेशन पढ़ रहे थे। ठीक है। या अगर आप बात करें तो इसमें जैसे लिखा डेवलपिंग मैनुअल एथिक्स मैनुअल। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अनएथिकल बिहेवियर हो रहा और उनके यहाँ कोई एथिकल मैनुअल नहीं है तो सबसे पहले एथिकल मैनुअल डेवलप करना चाहिए। बार बार इस एथिकल मैनुअल का यूज किया जाना चाहिए। जब भी मीटिंग वगैरह हो रही वहां पे एथिकल जो पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया जाना चाहिए, है ना। और अगर अनएथिकल कोई बिहेवियर हो रहा तो निप इन द बर्ड, यानी आप उसको उठा के किनारे बाहर फेंक दो कहीं। तो ये सब रेमेडीज दी गई थी। ठीक है। तो इसी रेमेडीज में पहला तो ये अनएथिकल बिहेवियर की रेमेडी है, निप अनएथिकल बिहेवियर इन द बर्ड। ठीक, तो ये भी क्या है? अनएथिकल बिहेवियर की रेमेडी है। मीन्स आर नॉट एप्रिशिएटेड, इसको भी अनएथिकल बिहेवियर की रेमेडी कहेंगे। फिर चौथा आ जाएगा, क्या आ जाएगा चौथा? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। दिस इज नॉट अ रेमेडी, ये कोई रेमेडी नहीं है अनएथिकल बिहेवियर को सही करने की। तो आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन सी रेमेडीज हैं? पहला, डेवलपिंग एथिकल मैनुअल, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल मैनुअल डेवलप करना चाहिए। हैविंग कन्वर्सेशन
अबाउट एथिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, निपिंग ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन द बड। आपको एथिकल बिहेवियर का डिस्कशन करना चाहिए और जहां भी अनएथिकल बिहेवियर है उसको बड यानी दूर फेंक देना चाहिए। फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैनुअल, जो भी आपने मैनुअल डेवलप किए इनको बार बार यूज करो जिससे वो प्रैक्टिस में आए, कोई अनएथिकल बिहेवियर ना करे। इमिटेबल बिहेवियर बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनका भी इमिटेबल बिहेवियर होना चाहिए। एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड फॉर एथिकल बिहेवियर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इंकरेजमेंट ऑफ काउंटर व्यू पॉइंट एंड डिस्कशन इन द मीटिंग, एथिकल बिहेवियर को डिस्कशन किया जाना चाहिए। केयर फॉर रेपुटेशन रादर देन द रिजल्ट, सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ रेमेडी। विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर द पब्लिक, विसल ब्लोअर पॉलिसी फॉर द पब्लिक sector bank and the RBI has been brought under the preview of with effect from 21 अप्रैल 2004। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, अब देखो इनका कहना क्या, पहले ये समझ लो, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं ये किसके पार्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके पार्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, ठीक, या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, तो इन सब के लिए जो अधिकारी है वो सीबीसी को बनाया गया, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को विसिल ब्लोअर पॉलिसी के तहत क्या दिया गया, प्रीव्यू दिया गया है, ठीक है। अंडर द प्रीव्यू ऑफ किसकी देखरेख में आएगा, सीबीसी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आरबीआई ने अलग से बना दिया, क्योंकि आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक सब सीबीसी के दायरे में आ जाएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी ओनर है। तो यहां पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, ठीक है, पहला केस। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है दोस्तों। नाउ अब द विसिल ब्लोअर पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द आरबीआई was brought under the preview of the Central Vigilance Commissioner with effect from 21 अप्रैल 2004 following the Public Interest Disclosure and Protection of Information यानी PIDP resolution, ठीक है दोस्तों। So under this resolution the CBC was designated as the agency to receive disclosure of corruption or misuse of official concerning employees of the central government as its associate कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। तो यहां पे आरबीआई और पब्लिक सेक्टर बैंक किसके दायरे में आ जाएंगे, सीबीसी के दायरे में आ जाएंगे। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, एक बार आंसर को फिर से रिवाइज कर लें जिससे कि आपकी ये क्लास पूरी तरह से आपके दिमाग में फीड हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या था, एट अ मिनिमम द आइटम लिस्टेड बाय द आरबीआई गाइडलाइंस शुड बी डिस्क्लोज, तो आपका आंसर हो जाएगा नोट टू अकाउंट, ठीक है दोस्तों। फिर एट अ मिनिमम पे हमारा आंसर क्या हो गया, नोट टू अकाउंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या था, मिस्टर आर के ने एक ऑफिशियल ईमेल कर दिया था अपने दोस्तों को जिसमें उन्होंने एलिगेशन टॉप एग्जीक्यूटिव और बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ लगाया था और उसको वो प्रूफ नहीं कर पाए। तो क्या एक्शन लेगा बैंक, सीरियस एक्शन लेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा अगेंस्ट आर के फॉर हिज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है। फिर अगर हमारा थर्ड क्वेश्चन हम देखें, कौन सा थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैंक एम्प्लॉय इज फाउंड यूजिंग द बैंक्स ऑफिशियल कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन टू रन साइड बिजनेस, ठीक है। तो यानी वो बैंक के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा था ऑफिस आवर में, तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ द अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। ये किसका पार्ट हो जाएगा, ऑफिशियल पोजीशन का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें दोस्तों कि ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुका है और लीस्ट प्राइस में आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जेएआईबी एमसीक्यू बैच नवंबर 2025 भी लॉन्च हो चुका है जिसकी कॉस्ट 2499 और ये फ्री फाउंडेशन बैच के साथ आपको लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों, डन है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा सभी दोस्त। नाउ तो यहां पे अगर हम बात करें तो टेक क्या किया जाएगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा मिस्टर आरके के खिलाफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा किस पे था, अ बैंक एम्प्लॉय इज फाउंड टू बी यूजिंग बैंक ऑफिस कंप्यूटर, तो आंसर क्या था, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, चलो ये भी हो गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, अ बैंक एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन अप्रूविंग लोन एंड क्रेडिट एप्लीकेशन, और वो क्या करता है, अमाउंट की डिमांड करता है एप्लीकेंट से, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, यानी रिश्वत मांगी गई है यहां पे। फिर इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, किसको बात कर रहा था, एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक अवेयर द क्लाइंट्स अकाउंट इज अबाउट टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट बट इट इज नॉट अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को वो अपने दोस्त या खुद यूज करके उस कंपनी के स्टॉक्स को अगर सेल करता है तो ये कहीं ना कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग का एग्जाम्पल होगा, ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया था कि
Samantha, a team lead, noticed that the colleague Mike has been taking credit for the work done by the junior team members. ठीक है, तो जूनियर काम कर रहा है, उसका क्रेडिट माइक ले रहा है। ये चीज समंता देख रहे थे, तो समंता इसकी शिकायत करें और अप्रोप्रिएट एक्शन हो इसके पहले समंता क्या करेंगे, कन्फ्रंट करेंगे माइक को प्राइवेटली एंड आस्क हिम टू गिव द ड्यू क्रेडिट, है ना, जिसको देना है उनको आप दे दीजिए, अदरवाइज एक्शन तो लिया ही जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, तो फिर क्या लिखा है, रिया शर्मा एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल है और वो अपने करियर में माइलस्टोन को अचीव कर रही हैं। तो अगर हम बिगर देन द सेल्फ के तहत देखें तो ये किस पोजीशन पे आता है, जब कोई व्यक्ति अपनी ग्रोथ, अपने एसेट्स, अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करता है तो ये सेल्फ में आता है। किस में आता है, सेल्फ में। जब वो अपने परिवार की बात करता है तो फैमिली में आता है, फिर इसके बाद वो अपनी कम्युनिटी की बात करता है, फिर रिलीजन की बात करता है, फिर सोसाइटी की बात करता है और फिर ग्लोबल कॉजेस की बात करता है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो हायरार्की होगा उसमें सेल्फ आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में, और ये आपकी हायरार्की दी गई है। ठीक है, नाउ इसके बाद आ जाता है कि अगर आपको हायरार्की को क्रम में लगाना पड़े बिगर देन द सेल्फ हायरार्की को, तो सबसे पहले आप सेल्फ को लेके आओगे, फिर फैमिली को लेके आओगे, फिर आप कम्युनिटी को, रिलीजन को, सोसाइटी को और ग्लोबल को आप लेके आओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, तो हमारा आंसर यहां पे ए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ रेमेडी फॉर अनएथिकल बिहेवियर। तो यहां पे अनएथिकल बिहेवियर की सभी रेमेडीज बताई, उसमें एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, ये पूरी रेमेडीज मैंने आपको बताई अभी। फिर विसल ब्लोअर पॉलिसी के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक और आरबीआई किस के प्रीव्यू में आते हैं, सीआईसी के, सीबीसी के, कैक के या एसएफआईओ के। तो यहां पे ये किसके अंडर में आते हैं, चीफ विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी या डिपार्टमेंट होगा, अगर उनके खिलाफ करप्शन या मिस यूजिंग ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कोई इंफॉर्मेशन शिकायत आती है तो वो सीबीसी कार्रवाई करेगा। कौन करेगा, सीबीसी कार्रवाई करेगा, इसके पास शिकायत जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। जेएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं और वो है जेएआईबी महापैक। इसके तहत आपको आईईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और अगर हम बात करें तो आरबीडब्ल्यूएम, ये चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाएंगे। यहां पर आपको मल्टीपल बैचेस मिलते हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विज़ेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 3999 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 5999 में अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच आ चुका है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1999 रुपए में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वही जेएआईबी एमसीक्यू बैच, एक एक यूनिट के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, रट जाएंगे, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2499 रुपए में आप इस बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट रह गया तो इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच के साथ मात्र 799 रुपए में आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। जेआईबी बैंकर्स एक सेट ऑफ 4 बुक्स की अगर हम बात करें तो जेआईबी की चारों किताबें हमारी पीडब्ल्यू की अवेलेबल हैं और इसमें आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप विद क्विक रिवीजन आपको मिलता है और ये लीस्ट प्राइस में आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये क्यूआर है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और आपके जो भी डाउट है हमसे डिस्कस करिए, शेयर करिए, हम आपके आंसर देने के लिए तत्पर हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। टारगेट है नवंबर 2025 एग्जाम। थैंक यू ऑल।